मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका सब कोड है MGT402। ठीक है, इसके हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी MCQs और ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ABC। हमारे पास एक कंपनी है ABC जिसका डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है और हमने करना क्या, यूजिंग द डेटा गिवन अबव व्हाट विल बी द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। जब भी आपने यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो ये आपके इक्वल होती है डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर, और इसमें आपने फिर प्लस करना होता है वेरिएबल ओवरहेड को। ठीक है, ये जो डेटा आपके पास एक्स्ट्रा लेफ्ट आउट है उसका आपने यूज ही नहीं करना। ये जस्ट स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए देखा जाता है कि उनको फार्मूला कितने अच्छे से याद है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट हमने डायरेक्ट लेबर और मटेरियल को प्लस करना होता है और इसमें हमने प्लस करना होता है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, जब इसको हम प्लस करेंगे इन तीनों को तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। ये नीचे आपके पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। एक कंपनी जो है ब्रोटस कंपनी मैन्युफैक्चर्स ग्लास बोतल्स। दी कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल 5 लाख बोतल नेक्स्ट ईयर वो सेल करने की सोच रही है। बजटेड एंडिंग इन्वेंट्री दिस ईयर इज 15,000। ठीक है, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना होगा 12,000। इट टेक्स 5 pounds of sand to produce one bottle. The ending inventory of sand this year is expected to be 2 lakh pounds and this desired ending inventory next year हमारे पास 1 लाख पाउंड्स है। The amount of the direct materials purchase is expected to be, जब भी आपने ये करना हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक है और नेक्स्ट ईयर आपने मटेरियल परचेज के अमाउंट को एक्सपेक्ट देखना है कितनी होगी। तो आपने याद रखना है कि इसमें प्रपोजल बजट इक्वल्स में प्रपोजल बजट का आप लोग फार्मूला लगाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर का आप लोग देख रही हो कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। सो प्रपोजल बजट इज इक्वल टू ई सेल्स प्लस डिजायर यूनिट माइनस आपने करना है एक्चुअल यूनिट्स और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट के साथ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट आउट कर लें। तो यहाँ पर जब हम रकमों को पुट करेंगे, जो भी हमारे पास ये सारा ऑलरेडी मौजूद है, जब रकमों को पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 23,85,000। तो ये रहा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यहाँ पर मेन चीज क्या है कि आपको फार्मूला याद करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास BDH produced 30,500 units of KST A product. Each unit of KST takes 2 units of component L. Component L is the budget to cost Rs 12 per unit. Current inventory of L जो है वो कितनी है 4,000 units। उसके बाद क्या है जी, BDH wants 6,000 units of L on land at the end of the next year. How much will be the direct material budget show? तो यहाँ पर अगेन हमारे पास हम लोग नेक्स्ट ईयर का देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का बजट। सो नेक्स्ट ईयर का बजट के लिए अगेन हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर का बजट आ जाएगा। ठीक है, सो याद रखना कि जब भी इस तरह के MCQs आपके पेपर में भी आया हुआ होगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है, नेक्स्ट ईयर का बजट बहुत से स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उसका फार्मूला क्या है। तो मेन चीज इस क्वेश्चन में ये फार्मूला है, इसको आप फौरन से बेशक वीडियो को स्टॉप करके याद कर लें या लिख लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेलवे प्रोडक्ट LTD मेक्स वन प्रोडक्ट दैट सेल्स फॉर Rs 72 पर यूनिट। इसके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 81,000 पर 1000 एंड पर मंथ एंड द प्रोडक्ट हैज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितनी है 37.5%। इन अ पीरियड व्हेन एक्चुअल सेल्स वर Rs 6,84,000 द कंपनीज यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज। अब यहाँ पर हमने कंपनी का यूनिट मार्जिन देखना है। ठीक है, सो यूनिट मार्जिन देखने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, सेफ्टी मार्जिन इन यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ठीक है, तो सेल्स इन यूनिट्स जब आप इन दोनों रकमों को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90,500। फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू 81,000। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट डोर्ड इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो आपके पास सारी रकमें पुट करने के बाद आंसर लास्ट पे सेफ्टी मार्जिन का क्या आ जाएगा 9500 माइनस 3000 इक्वल्स टू 65,000। सो मेन चीज आपके पास सेफ्टी मार्जिन का फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल्स इन यूनिट्स को देखना है कि सेल्स इन यूनिट्स आपके पास क्या होगी। सेल्स इन यूनिट्स देखने के बाद आपने ब्रेक इवन यूनिट्स को देखना है। जब आपके पास ये दोनों मौजूद हो जाएंगे तो फाइनल आपने आंसर इस तरीके से सोल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशनल मार्जिन। अच्छा, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन रेशियो किसके इक्वल है, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमारे पास इसका फार्मूला
फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। इन दोनों में फर्क याद रखें कि पहले में मार्जिन में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, और अगर हमने साथ रेशियो भी फाइंड करनी है तो उसको डिवाइड कर देना है सेल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है ना, तो रेशियो का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गया है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन बन रहा है ना ये वाला, और उसके फिर हमने डिवाइड कर दिया सेल्स के साथ। इस तरह का एमसीक्यूज आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके, सो इस फर्क को आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन से रिलेटेड याद रखना है आपने। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट जनरेटेड बाय सेल्स टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को किस लिए जनरेट किया जाता है कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट की सेल्स को कवर करना होता है। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किसके लिए होती है, ये इंडिकेट करती है परसेंट ऑफ सेल्स वेरिएबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये जस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रही है, लेकिन ये कवर कर रही है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट्स टू मीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट किस लिए होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करने के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट to meet the fixed cost. Once the fixed cost has been met, the incremental contribution margin is on the profit. ठीक है, जब आपकी fixed cost आपको मुझे पता चल जाए तो आपकी जो contribution margin है वो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाएगी। इनकम स्टेटमेंट एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट टू एनालाइज द कॉस्ट वॉल्यूम माइनस कॉस्ट वॉल्यूम टू प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पैक्ट ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर इम्पैक्ट ऑफ एनी गिवन डॉलर चेंज। अगर आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम है, उसके ऊपर किसी भी दिए गए डॉलर चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा। इन टोटल सेल्स कैन बी कंपाउंडेड बाय अप्लाइंग विच रेशियो टू द डॉलर। तो ये आप किस रेशियो के थ्रू, किस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का आप लोग क्यों इस्तेमाल करोगे, ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर डॉलर का पर चेंज जो भी टोटल होगा उसको देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इन द ओवरऑल पर यूनिट। ठीक है, कि ओवरऑल पर यूनिट के ऊपर नॉर्मल लॉस का क्या इम्पैक्ट होगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंप्लीटेड सीवीपी। ठीक है, एक मुकम्मल सीवीपी ग्राफ शो करता है दैट प्रॉफिट्स आर लॉस एट एनी लेवल ऑफ सेल्स इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर्ड होते हैं, अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द टोटल रेवेन्यू लाइन एंड द टोटल एक्सपेंसेस लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिगनिंग इन्वेंट्री वाज। अच्छा, ये अगेन हमारे पास वही ऊपर वाला फार्मूला आया है, हमने नेक्स्ट का मार्जिन देखना होता है तो ये फार्मूला अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द मेन पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए इस्तेमाल होती है। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट नीड टू नो कॉस्ट पर यूनिट एज द बेसिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्स फोर्स पेरोल इंसेंटिव। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कमीशन। ठीक है, मतलब कि पेरोल इंसेंटिव्स क्या होते हैं हमारे पास, सेल्स फोर्स के कमीशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वुड यूज प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज की एग्जांपल जो कि क्या इस्तेमाल करती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें क्या इंक्लूड होता है, बेवरेज भी इंक्लूड होते हैं, फूड भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एक डिफरेंट चीज है, वो इंक्लूड नहीं होती है कॉस्टिंग में। ठीक है, बेवरेज डेफिनेटली मशरूबात वगैरह से रिलेटेड आप कॉस्टिंग देख सकते हो, फूड से, पेट्रोलियम से, लेकिन हॉस्पिटैलिटी कोई चीज तो ना हुई ना,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशन इज 5%, ठीक है। रेशन के ऊपर हमारी इन्वेंट्री टर्न कितनी है 5 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इज 365 डेज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज वुड बी, अब हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फार्मूला सबसे पहले देख लेना। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन द ईयर कि 365 डेज है उनको डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, ठीक है। टर्न ओवर रेशियो हमारे पास कितनी है 5। सो जब हम लोग 365 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 73 डेज। सो यहाँ पर भी फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये जरूर याद आपको होना चाहिए। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस तरह के एमसीक्यूज में आपने ये नहीं याद रखना है कि इस वाले का 73 डेज आंसर आ रहा था, बल्कि इस तरह के क्वेश्चंस में फार्मूलों की तरफ ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपके थोड़े से चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब आपको फार्मूला आता होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, ठीक है। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये होता है डिडक्शन इनकम टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट, ये हमारे पास रिपीटेड आ गया है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, आई थिंक ये भी अगेन हमारे पास रिपीटेड आया है। सो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बेसिक सिस्टम ऑफ री मॉनिटरिंग लेबर, ठीक है। री मॉनिटरिंग लेबर्स के लिए कौन सा बेसिक सिस्टम है, बोथ टाइम रेट एंड प्राइस रेट सिस्टम, ठीक है। टाइम रेट और प्राइस रेट दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 40,000 है, जीपी मार्जिन 25% है ऑफ सेल्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। अब यहाँ पर आपने फार्मूला क्या देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम लोग करनी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्स माइनस CGS इज इक्वल टू जीपी। सो जीपी हमारे पास यहाँ पे कितना है 40,000। तो आपने क्या याद रखना है कि सेल्स, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, इसका ये बेसिकली फार्मूला क्या है हमारे पास जीपी, ठीक है। ये किसके इक्वल है जीपी, तो जीपी आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्ट ही आपने बता देना है कि जीपी कितना है आपके पास 40,000, सॉरी 1,20,000, सॉरी आई एम सॉरी अगेन। जीपी आपके पास कितना है 40,000 और ओ माय गॉड ये तो थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन चला गया है। जीपी आपके पास 25% है। सो यहाँ पर आप लोग अगेन देख लो कि जीपी क्या है, सेल्स माइनस सीजीसी इज इक्वल टू जीपी। तो इन दोनों रकमों को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी 1,60,000। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला। अब हमारे पास सबसे पहले आपने जीपी तो देख लिया ना कि 40 जीपी मार्जिन 25% मींस 40,000 डिवाइडेड बाय 0.25%, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आएगा कि सीजीसी भी आपके पास आ गया, जीपी जब सारी रकमें आप पुट करोगे ना, ये सीजीएस का मतलब क्या है, सीजीएस मींस हियर इज इट, सीजीएस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सी फॉर कॉस्ट, डी फॉर गुड और एस फॉर सोल्ड, ठीक है, ये इसका है। तो अब पहले आपके पास जीबी मौजूद नहीं था ना, तो जीबी आपने मालूम कर लिया है और सेल्स भी आपको ऑलरेडी पता है। सो सीजीएस इस तरफ अब जाएगा, ये तो फार्मूला है ना, सीजीएस इस तरफ जाएगा, रकमों को पुट करने से एंड पे हमारे पास आंसर आएगा 1,20,000। सो अगेन यहाँ पर मेन चीज क्या है फार्मूला, ठीक है। जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीजीएस। अगर आपको बोल देते हैं कि आपके पास जीपी और सीजीसी दोनों है, सेल्स फाइंड करें, तो भी आप फार्मूला जो है वो इस तरह लिख सकते हैं अपने पास। अगर आपके पास सीजीएस मौजूद ना हो और बाकी ये दोनों हो तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसके ऊपर जरा ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेस फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट ऑब्जर्प्शन रेट के लिए कौन सी डिटर्मिनेशन हम लोग देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड वेज सिस्टम। ये सारे ही गुड वेज सिस्टम के लिए जरूरी हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, रिड्यूस्ड ओवरहेड इंक्लूडेड है, रिड्यूस्ड पर यूनिट
वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इंक्लूडेड है, अगर कुछ इंक्लूडेड नहीं है तो वो है इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद ये कितना लेंथी एमसीक्यूज है, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में नहीं आएंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अ कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड बट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज नहीं कर सकते बाय प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजंस इज कॉल्ड संक कॉस्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो संक कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट दैट हैज बीन स्पेंड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में ये स्पेंड की गई थी एंड कैन नॉट बी रिट्राइव्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द करंट पीरियड्स। पास्ट में आप उसको स्पेंड कर चुके हो लेकिन करंट पीरियड में दोबारा आप उसको नहीं ला सकते। दिस गुड शुड नॉट बी टेकन इनटू द अमाउंट व्हाइल मेकिंग द डिसीजन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एविडेंस द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट एविडेंस है ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परचेज इनवॉइस। ठीक है, परचेज इनवॉइस क्या होता है? इट इज द डॉक्यूमेंट, परचेज इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो कि दैट एविडेंस द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। इट इज इशूड बाय द सेलर स्टेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, ये इशू किसकी तरफ से होता है? सेलर स्टेटिंग क्वांटिटी की तरफ से रेट डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द परचेज मटेरियल। स्टेटमेंट सेटलमेंट टर्म्स आर आल्सो स्टेटेड एट बॉटम ऑफ द इनवॉइस। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि सेटलमेंट टर्म्स जो है वो स्टेटेड कहाँ पे होती हैं? बॉटम ऑफ द इनवॉइस। एमसीक्यूज पे बन सकता है। रिसीविंग एन इनवॉइस मींस द मनी इज पेएबल टू द सप्लायर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज द कॉस्ट दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्चुअल पेमेंट और विल बी पेड इन द फ्यूचर। ऐसी कॉस्ट जो कि सब्जेक्ट की जा रही है एक्चुअल पेमेंट और या फिर वो पे की जाएगी फ्यूचर में, तो इस तरह की कॉस्ट को आप लोग क्या कहते हो? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रेफरेंस एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिस इज सब्जेक्ट टू एक्चुअल पेमेंट और विल बी पेड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मींस के एक्चुअल पेमेंट मेड टू बाय लैंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओनर्स लैंड। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट मेड फॉर वेज रेंट और मटेरियल एक्सेट्रा। उसके बाद है फीफो इज द एब्रीविएशन ऑफ मोस्ट रिपीटेड है जी। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है तो F for first, I for in, F for first और O for out, first in first out. Next, which of the following industries would most like use a process cost accounting system? ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पेरोल इंक्लूड्स। पेरोल में क्या इंक्लूड होता है? पेरोल इंक्लूड्स सैलरीज एंड वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट है वाइल कैलकुलेटिंग द EOQ, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। EOQ को कैलकुलेट करते वक्त कैरिंग कॉस्ट इज टेकन एज द परसेंटेज ऑफ द यूनिट कॉस्ट। ठीक है, EOQ को आप लोग जब कैलकुलेट कर रहे होते हो तो इसके कैरिंग कॉस्ट आप क्या लेते हो? परसेंटेज ऑफ द यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग हैज एन एडवांटेज व्हेन कंपेयर्ड टू द फीफो मेथड रिलेटिव टू सिंप्लिसिटी बिकॉज अंडर द एवरेज मेथड। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑल यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड विल बी असाइन्ड द सेम यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जीरो बेस्ड बजटिंग के लिए कौन सी बेस्ट डिस्क्रिप्शन रहेगी? सो जीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर करती है कंप्लीटली क्लीन शीट ऑफ पेपर एवरी ईयर ऑन विच ईच पार्ट ऑफ द organization must justify the budget requires। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा क्लीन वे में पढ़ लें तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? एक ऐसा मेथड बजटिंग का जिसके अंदर तमाम एक्सपेंस मस्ट भी जस्टिफाई होने चाहिए ईच न्यू पीरियड के तौर पर। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट होती है जीरो बेस्ड एंड एवरी फंक्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड्स। ठीक है, एंड नीड्स और कॉस्ट दोनों के लिए। बजट्स आर देन बुलेट अराउंड व्हाट इज नीडेड फॉर द अपकमिंग पीरियड्स। बजट इसलिए बनाए जाते हैं कि हम देख सके अपकमिंग पीरियड के लिए हमें क्या जरूरत है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बजट इज हायर और लोअर। ये नहीं देखते कि बजट हायर है या लोअर है। उसके बाद अ बजट दैट रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर रेदर देन जस्ट चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज रेफर टू। एक ऐसा बजट जो कि रिक्वायर करता है एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करने के लिए बल्कि ये नहीं देखता कि चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्या होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा जीरो बेस्ड बजट। नेक्स्ट है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज चार्ज रिकॉर्ड इन द हेड ऑफ। तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज या रिकॉर्ड होती है FOH कॉस्ट के तौर पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स विल बी फिक्स्ड इन नेचर ऑफ कैलकुलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड।
नेक्स्ट MCQs है द पॉइंट एट विच द कोस्ट लाइन interacts the sales line will be called as break even sales, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोस्ट लाइन क्या होती है, intersects the sales line will be called break even sales। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास while transporting पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करते हुए एक लिटिल क्वालिटी जो है वो evaporated हो सकती है, such kind of loss is termed as normal loss। नेक्स्ट MCQs है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इट विल बी हायर देन अंडर मार्जिनल कॉस्ट इफ आपकी प्रोडक्शन यूनिट ग्रेटर हो यूनिट सोल्ड से, ठीक है। आपका प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर हायर हो सकता है जब आप प्रोड्यूस यूनिट्स को जब आपके प्रोड्यूस यूनिट्स जो हैं वो ग्रेटर देन हो यूनिट्स कॉस्ट के। Next MCQ is the break even point in units is calculated using which of the following। तो break even का इस्तेमाल आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, fixed expenses and the unit, उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस बजट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग, जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस बजट के लिए, तो इसके लिए आपके पास फिक्स्ड पास्ट वेरिएबल ये तीनों ही जरूरी होते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है A store ledger card is similar to, एक store ledger card जो है वो किसके सिमिलर होता है, बिन कार्ड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs है। तो इसका अगर हम लोग रेफरेंस देखें, इट इज सिमिलर टू द बिन कार्ड, क्या हमारे पास ये है कि कौन सिमिलर है, ledger card, ठीक है। store ledger card it is similar to the bin card as far as receipt and issue of the quantity of material is concerned, but main purpose of mentioning the store ledger क्या है, to know the cost of material consumed and material in store, ठीक है। जो आपके पास material consumed है और जो store में है, along with the cost per unit of the material। store ledger card is maintained using the FIFI LIFO and FIFI mean first in, okay, and then LIFO last in first out and W average method। उसके बाद dash is the cost that is incurred at the time of making transaction, ठीक है। कौन सी cost जो है वो ट्रांजेक्शन करते वक्त incurred होती है, तो वो होती है हमारी historical cost। Important MCQ है, it is a cost which is incurred at the time of entering into the transaction। This cost is verifiable through invoices, agreements। Historical cost is the actual cost that is borne at the time of purchase। नेक्स्ट MCQs है cost that change in responses to alternative courses of action is called differential cost, ठीक है। एक ऐसी cost जो कि change होती है alternative course के action के response में, तो वो क्या कहलाती है, differential cost। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियड कॉस्ट। इनमें से कौन सा पीरियड कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर कॉल्ड द पीरियड कॉस्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंस आर टू बी एड इन FOH कॉस्ट, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो FOH में कौन आप करोगे ऐड, रेंट ऑफ फैक्ट्री प्लस फैक्ट्री लाइटिंग बिल प्लस फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरीज, ठीक है। ये सारा किस में हो रहा है, FOH में, ठीक है। FOH मींस फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग बिल और फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक है। अगर इसको एक्सप्लेनेशन में हम देखें, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इनकर्ड व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली कॉस्ट यूनिट, ठीक है। इनको आप डायरेक्टली कॉस्ट यूनिट के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दीज आर इनकर्ड इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट लेबर एंड indirect cost attributes to production and the services activities associated manufacturing। उसके अलावा है marketing, general administrative, research and development costs that are not associated with manufacturing are not usually treated as overhead for this purpose। उसके बाद है the FIFO inventory costing method when using a perpetual inventory system assumes that the cost of the earliest units purchased is allocated in which of the following ways। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा first to be allocated to the cost of goods sold, ठीक है। फर्स्ट टू बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फीफो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फीफो, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, द फीफो मेथड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड। दिस मेथड often parallel the actual physical flow of the merchandise, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। डैश इज द टाइम वर्क ओवर, एक कौन सा जो है वो टाइम वर्क ओवर है और अबव द एम्प्लॉयर्स बेसिक वर्किंग सैलरी है तो वो है ओवर टाइम। ठीक है, बेसिक सैलरी से ऊपर जब आप काम करते हो तो वो डेफिनेटली ओवर टाइम होता है, तो उसकी सैलरी आपको ओवर टाइम के तौर पे दी जाती है। उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑन द ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल पर यूनिट के ऊपर नॉर्मल लॉस का क्या इम्पैक्ट होता है, इसका है जी पर यूनिट कॉस्ट विल इंक्रीजेस। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में रीड करना जरूरी है। सच एज लॉस इन इनहेरिटेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। फॉर दिस रीजन कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज absorbed बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस। इट हैज द affected ऑफ, इसका इफेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड आउटपुट और टोटल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट डिवाइडेड बाय ऑल यूनिट प्रोसेस। ठीक है, डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइड नहीं होती तमाम यूनिट प्रोसेस के साथ, इंस्टेड इट इज डिवाइडेड ओनली बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, सिर्फ किसके साथ होती है, जो वो वाली गुड्स जो कि यूनिट प्रोड्यूस करता है, तमाम यूनिट्स के साथ नहीं होती है। उसके बाद है द डेंजर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डेंजर लाइन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज कंजम्पशन एक्स लीड टाइम टू गेट अंडर टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लायर्स। ठीक है, टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लायर्स। तो यहाँ पर फार्मूला देख लो कि डेंजर लेवल का क्या फार्मूला होगा, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास इफ सेल्स हमारे पास कितनी है, 8 लाख, अप्लाइड मार्कअप 25% है, और व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगेन आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला देखना होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऊपर फार्मूला रिपीटेड है। ठीक है, तो रकमों को पुट करने से नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,60,000। दिस सुपरवाइजर सैलरी इज ट्रीटेड एज, सुपरवाइजर की जो सैलरी है उसको ट्रीट किया जाता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी को कैसे ट्रीट किया जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास अगेन रिपीटेड है। सो लेट्स की तरफ देखते हैं। सैलरीज ऑफ सेल्स आर एस 4,50,000, बिगनिंग फिनिश्ड गुड्स वर आर एस 23,000, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स कितनी है 30,000। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन आर एस 3 लाख। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए ना कि गुड मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो इसका याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास क्या है 30,000 प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू CGS। तो जब आप रकमों को पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3,07,000। तो यहाँ पर इनमें से अवेलेबल नहीं है, सो नॉट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री मींस, इन मटेरियल इन्वेंट्री में इंक्रीज का क्या मतलब होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे द एंडिंग गिवन इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इंक्रीज का क्या मतलब होता है कि जो आपका एंडिंग गिवन इन्वेंट्री है वो ग्रेटर होगा किसके, ओपनिंग इन्वेंट्री के। ठीक है, सो हिंट यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। डिक्रीजिंग इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो लेजर होगा। सो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच में फर्क आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम सिक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बेसिक सिस्टम ऑफ रीमोनिटरिंग लेबर। इनमें से रीमोनिटरिंग लेबर के लिए आपके पास क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका एक जी, देयर आर 2 बेसिक सिस्टम्स ऑफ रीमोनिटरिंग लेबर। रीमोनिटरिंग लेबर के आपके पास टोटल 2 बेसिक सिस्टम्स हैं। ये एमसीक्यूज पे बन सकता है कितने बेसिक सिस्टम्स हैं, तो 2 याद रखना। वन इज रिलेटेड टू द टाइम, पहला टाइम से रिलेटेड है, और दूसरा रिलेट किससे करता है, क्वांटम ऑफ वर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ये रिपीटेड है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड वुड बी। आपने यहाँ पर क्या देखना है कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितनी होगी, तो इसके लिए हमारे पास होगा यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स सोल्ड। तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखना, जब भी आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछा जाए कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, तो यूनिट प्रोड्यूस्ड का आपने फार्मूला ही यहाँ पर बेसिकली याद रखना है। उसके बाद अंडर और ओवर अप्लाइड FOH कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो FOH कॉस्ट आप इंटायर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट, इन तीनों में ही
कर सकते हो। ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन देखें, सच वेरिएंस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू एडजस्टमेंट अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट विल बी एडजस्टेड। तो बेसिकली हमारा एमसीक्यूज यहाँ से है कि अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच जो है वो किसमें की जाती है, इंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट प्रॉफिट। उसके बाद इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूज ऑफ नेल पिंस ग्लू एंड पॉलिश विच यूज ऑफ इंक्रीज इज एस्टीम वैल्यू दैट कॉस्ट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सो इनडायरेक्ट हमारे पास indirect material or factory supplies is the cost that is incurred in producing product by which cannot tracked in full of the cost unit, for example polishing material, production of furniture etc. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन हम लोगों ने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक्सपेंस व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड नो इंक्लूडेड। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, पीरियड कॉस्ट किसके इक्वल है, रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। याद रखना, पीरियड कॉस्ट्स आर इक्वल टू रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद ओवर टाइम दैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू फुलफिल कस्टमर्स ऑर्डर इज कॉल्ड दी ओवर। यहाँ पे ये रिपीटेड है। उसके बाद अ कॉस्ट यूनिट इज, एक कॉस्ट यूनिट क्या है, अ कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टू सर्विसेज इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एज सेंटर्ड। तो इसका हम लोग थोड़ी एक्सप्लेनेशन ही रीड कर लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। इट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट इज centralized. For example, it is the unit of the output or to product of the business। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं यूनिट जिसके अंदर कॉस्ट प्रोड्यूस करती है, यूनिट्स इज आइडेंटिफाइड और एलोकेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है जी, एफओएच अप्लाई कर रही है, अप्लाइड रेट इट RS 5.60 पर मशीन आवर ड्यूरिंग द ईयर। एफओएच कितनी हो गई हमारे पास, 2,75,000 एंड 48,000 मशीन आवर वर यूज्ड हो गई थी। सो इसके लिए हम लोग ओवरहेड वाज ओवर अप्लाइड बाय 620। तो इसका फार्मूला अगर आप लोग देखो तो क्या होगा, FOH इज इक्वल टू 2750। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आवर्स के साथ और रेशियो के साथ तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो एज दी प्री डिटरमाइंड FOH इज ग्रेटर देन एक्चुअल सो इट विल बी दी ओवर अप्लाइड। उसके बाद FOH ऑब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड बाय विच वे। FOR को आप इन तीनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहा इसकी डिटेल में ही है। तो बेसिकली आप बस यही याद रखना कि FOH को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेटेड FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को आपने क्वेश्चन को देखते हुए पुट करना होगा कि अगर आपके पास डायरेक्ट लेबर मौजूद है तो आप वो फार्मूला लगाओगे, अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो ये फार्मूला लगेगा। अगर प्रोड्यूस्ड एस्टिमेटेड FOH प्राइम कॉस्ट आपके पास मौजूद है, डिपेंड करता है कि आपके पास इन तीनों में से कौन सा मौजूद है, उसके मुताबिक आप FOH को डिटरमाइन कर सकते हो। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री इज ट्रीटेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं, द कॉस्ट ऑफ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो कि या तो फिक्स होती है या फिर वेरिएबल इन रिलेशन टू द आउटपुट, फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये फिक्स्ड होती है और ये रिलेशन में भी होती है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या कहलाता है, क्या होता है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है हमारे पास, रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, रेलिवेंट कॉस्ट इज द विच change with the change in decision. These are future cost that affect the current management decision. A typical factory overhead cost क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ प्लांट मैनेजर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अगर हम लोग देख लें, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आइटम्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं स्ट्रेट अवे एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। दीज इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल आइटम्स, इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, रेंट, रिपेयर एक्सेट्रा। उसके बाद है जी पीरियड कॉस्ट, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म का MCQs है, सॉरी मिड टर्म का। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल बजट एक्सेप्ट, बाकी सारी करेंगे तो क्या नहीं होता है इसमें, प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हुए ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या इंक्लूड नहीं है, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आर आइडेंटिफाइड रिजल्टिंग इन हमारे पास रिजल्टिंग इन अवॉइड। ये थोड़ा हार्ड है रीड करने के लिए तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आर नॉट आइडेंटिफाइड रिजल्टिंग इन अवॉइडेबल फाइनेंशियल एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास लिखा हुआ था अवॉइडेबल। ठीक है, अवॉइडेबल, तो इसको याद रख लेना, पेज नंबर 199 पे आपके फाइंड द टर्म का इंपॉर्टेंट MCQs है ये। उसके बाद
A forecast set of final accounts is also known as फाइनल अकाउंट्स की जो forecast है उसको आप मास्टर बजट भी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद which of the following would be the effect if inventory is not properly measured। अगर आपके पास इन्वेंट्री properly measured नहीं होती है तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो है वो properly मैच नहीं होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर इज द रिजल्ट एट विच फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज प्रोडक्शन। तो इसको हम लोग डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड आपने क्या याद रखना है, लेबर टर्नओवर में बी डिफाइंड as the rate of change in the composition of the labor force of the organization. High rate of labor turnover denotes that labor is not stable and there is the frequent change in the labor force in the organization. So जो higher labor है वो turnover rate is an important indication of higher labor cost, it is therefore not desirable. उसके बाद हमारे पास increased cost of production due to high labor turnover is result at which interruption of production। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास क्या पूछा गया, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अब टोटल और ट्रांसफर्ड को आपने देखना है, तो इसके लिए आपने यूनिट ट्रांसफर आउट आपके पास मौजूद है, पर यूनिट कॉस्ट आपके पास 4 है। सो टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, यानी कि आपने टोटल कॉस्ट को कैसे फाइंड करना है, यूनिट ट्रांसफर आउट को मल्टीप्लाई करना है यूनिट पर यूनिट कॉस्ट के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। और पर यूनिट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेरियंस 7.4 रेशो आपके पास पर मौजूद है। सो टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेरियंस आपके पास, अब टोटल आपके पास क्या है 7.40 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ये दोनों आपके पास ऊपर क्वेश्चन में रकमें मौजूद हैं ऊपर, ठीक है, ये देख लें, ये सारी रकमें आपके पास मौजूद हैं, आप ये खुद से भी देख सकते हैं, जस्ट फार्मूला ही बेसिक चीज है। तो टोटल कॉस्ट आपने फिर क्या देखना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस कन्वेरियन कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट आपके पास क्या है यहाँ पर 2 लाख, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट का फार्मूला आपने याद रखना है कि मटेरियल कॉस्ट में आपने यूनिट ट्रांसफर आउट को मल्टीप्लाई करना होता है पर यूनिट कॉस्ट के साथ, और कन्वेरियन के लिए आपने क्या करना होता है, पर यूनिट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेरियन उसको मल्टीप्लाई करना होता है टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेरियन। तो इनके बाद हमारे पास जब इनको आंसर ले आएंगे तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5,70,000। उसके बाद नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज आल्सो कॉल्ड एज नेट इनकम। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कैसे कैलकुलेट की जाती है, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज द परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग 15%। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो याद रखना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। RU आपके पास एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स है, उसके बाद OC भी आपके पास प्रोवाइडेड है, इन्वेंट्री यूनिट भी आपके पास है, ये सारा आपके मौजूद है। तो बेसिकली इसमें मेन चीज क्या है, इसका फार्मूला EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय RU, ये रहा आपका एनुअल रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, और उसको फिर आपने हाँ डिवाइड करना है उसको फिर इसके साथ इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करना है CC कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज यूनिट के साथ, और इसको फिर ओवरऑल आपने स्केल लेना है। तो ये इस तरीके से आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। सो दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स। तो EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई RU मल्टीप्लाई OC डिवाइडेड बाई UC मल्टीप्लाई CC डिवाइडेड परसेंटेज डिवाइडेड बाई 1/2। तो इस फार्मूले को मेन आपने जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। डैश आर फीचर कॉस्ट डेट इफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन, सेलेक्ट करें तो रेलिवेंट कॉस्ट होती है ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है MCQs, टेकिंग स्टेप्स फॉर द फ्रेश परचेज ऑफ दोज स्टॉक्स व्हिच हैव बीन exhausted and for which requisitions are to be honored in future is an easy explanation। select करें correct option, तो इसका हमारे पास होगा रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। तो इसको हम लोग अगर देखें तो क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट स्टॉक, रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक देयरफॉर implies as taking steps for the fresh purchase of those stocks which have been exhausted, ऐसे स्टॉक्स जो कि exhausted हो चुके हैं, and for which requisitions are to be honored in future। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर टू बी एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए आपके पास करेक्ट आंसर होगा एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज टू बी सेगमेंट और प्रॉफिट सेंटर वेयर द मैनेजर हैज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हिज हर डिवीजन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपकी MGT 402 की अच्छी प्रिपरेशन होगी और आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस तरह के एग्जाम्स में MCQs आने वाले हैं और ये आपके पास्ट पेपर के MCQs थे विद एक्सप्लेनेशन। तो आपके लिए ये बेस्ट हो गया होगा कि आपके अगर पेपर में यही MCQs रिपीट होते हैं तो आप करेक्ट आंसर लगा के आए। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अल्लाह हाफिज।